जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नगरीय क्रांति। और कौन सी वाली? सेकंड, दूसरी नगरीय क्रांति आज का हमारा टॉपिक है। और इसको दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। इसका मतलब इसके पहले भी कोई पहली नगरीय क्रांति हो चुकी होगी। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पहले ही पढ़ चुका है। मैंने आपको उसके लिए चार वीडियो दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति बोलते हैं, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन कौन सी है? सिंधु घाटी है या इंडस सिविलाइजेशन। इंग्लिश में से बोलेंगे इंडस सिविलाइजेशन और हिंदी में इसे ही बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात आती है अर्बन रेवोल्यूशन की। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अर्बन रेवोल्यूशन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? तो इसके लिए अर्बन रेवोल्यूशन जो शब्द है उसको अर्नेस्ट मैके ने इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार। अर्नेस्ट मैके ने अपनी बुक द अर्बन रेवोल्यूशन में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। द अर्बन रेवोल्यूशन में सबसे पहले नगरीय क्रांति या अर्बन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने। ठीक, ये तो कुछ बेसिक चीजें होंगी। किसी भी नगर को बसाने के लिए किन महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है यह भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना यह जानना कि नगरीय क्रांति क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज नगर शब्द आएगा। नगर नगर शब्द में आएगा तो लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। किसी भी नगर के लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। दूसरा, कोई केंद्रीय सत्ता जरूर होनी चाहिए। तीसरा, वहां के जो लोग हैं वो अलग अलग ट्रेड्स करते हैं, जिसमें खेती भी है और भी सारे ट्रेड्स हों, क्राफ्ट पर्सन भी हों, इस तरीके के जो काम हैं वो होते हों तो हम किसी क्षेत्र को नगर की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर कहीं पर हैं तो उसे हम नगर कहेंगे। और हम अगर देखेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको नगर की संज्ञा इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसमें ये सारी चीजें हमको पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पहली अर्बन रिवोल्यूशन जो अर्बन रेवोल्यूशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड अर्बन रिवोल्यूशन या सेकंड नगरीय क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चेंजेस थे जो आएंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल कि जो अर्बन रेवोल्यूशन है ये वर्ड अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक द अर्बन रेवोल्यूशन में सबसे पहले किया था। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इस दौरान, इस नगरीय क्रांति के दौरान जो शासक वर्ग है इसका उदय हो चुका था। और इसको आप अगर शासक वर्ग का उदय हो चुका था। इसके पहले शासक वर्ग का उदय या शासक वर्ग उतना इन्फ्लुएंसिव नहीं रहे जितना इस दौरान रहे, जिसकी वजह से इसको हम नगरीय क्रांति बोल सकते हैं। इसका अगर हमको एग्जाम्पल देखना होगा तो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, आप वीडियो देखेंगे, मैंने वीडियो में बताया है कि जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वहीं से ही शासक वर्ग का उदय होना शुरू हो गया था। एक विशेष व्यक्ति जो शासक बनना शुरू हो गया था। दूसरा, जो अधिशेष उत्पादन रहा, जो अधिशेष उत्पादन रहा उस पर कर के रूप में जो शासक वर्ग है उस तक पहुंचने लगा। दूसरा, एक नई कर व्यवस्था का आरंभ हुआ और इस कर व्यवस्था में कुछ विशेष चीजें थी। जैसे आपको कृषि पर तो कर देना ही है, अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको उस पर कर देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई श्रेणिक है, अब श्रेणिक क्या है? जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो शिल्पी होते हैं, जो कुछ बनाते हैं, जैसे कारपेंटर आप ले सकते हैं,
उनको क्या कहा जाता है, श्रेणिक कहा जाता है। ये भी कर देते थे, लेकिन इनके जो कर देने का तरीका था वो अलग था। कर देने का इनका तरीका क्या था, ये क्या करते थे, ये बेगार करते थे। अब बेगार क्या होता है, गांव की भाषा में अगर कोई इसको समझना चाहे तो बहुत आसान होता है कि कोई भी ऐसा काम जो बिना पैसे के किया जाए उसे हम बेगार कहते हैं। तो इसका मतलब ये माह में एक दिन किसके लिए काम करते थे, शासक वर्ग के लिए काम करते थे, माह में एक दिन। और उस दिन जो उत्पादन होता था उस पर किसका अधिकार होता था, शासक वर्ग का अधिकार होता था, जिसके कारण क्या हुआ, शासक वर्ग के पास ज्यादा पैसा आने लगा। और जब शासक वर्ग के पास ज्यादा पैसा आने लगा तो वो क्या हो गए, ज्यादा मजबूत हो गए। उनके पास पैसा, जिसके पास पैसा आएगा तो इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएंगे। तो किसी भी जो शासन होगा, ठीक, या इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। जब भी हम किसी राज्य की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो इकोनॉमी होती है। और कोई स्टेट कितना मजबूत है इसको दिखाने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होगा वो क्या होगा, इकोनॉमी। और दूसरी चीज उसकी पॉलिटिकल विलनेस। किसी राज्य की पॉलिटिकल विलनेस या पॉलिटिकली वो कितना स्ट्रांग है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये चीजें अगर हमको जानना है, और ये चीजें अगर किसी के पास है कि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, जैसे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, मोर देन 120 करोड़ पीपल्स, 120 सीआर पीपल्स इंडिया में रहते हैं। इकोनॉमिकली थोड़ा सा इंडिया वीक है, लेकिन पॉलिटिकली इंडिया मजबूत है, जिसके कारण आज इस यूक्रेन और रूस की जो विभत्स स्थिति है, वॉर है, उसके दौरान भी जो भारत की सरकार है वो एक मध्यस्थ भूमिका निभाती है, क्योंकि भारत की जो पॉलिटिकल इंपावरमेंट है वो बहुत अच्छी है और नेता मजबूत है, जो हमारा लीडर है वो मजबूत है। इसके कारण से लोगों के बीच में भारत के लोग जो हैं, जो भारतीय शासन व्यवस्था, जो भारत की सरकार है, वो यूक्रेन और रूस के बीच में, यूक्रेन चाहता है कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत मध्यस्थता करे, और भी जो देश हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत रूस से बात करे, क्योंकि भारत और रसिया का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। इंदिरा गांधी जी के समय से रहा है, उसके पहले भी रहा। 1971 में रसिया ने भारत की बहुत हेल्प की थी, नहीं तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हम हार जाते। ठीक, ये बात की बात होती है। यहां पर जो मुख्य तथ्य है वो ये है कि किसी भी स्टेट को एम्पावर करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो उसकी इकोनॉमी होती है। और जैसे ही शासक वर्ग के पास कर जाने लगा, कर अलग अलग तरीके से जाने लगा, वैसे ही वो जो शासक वर्ग है वो एम्पावर होने लगा, वो मजबूत होने लगा। और जब वो मजबूत होने लगा तो उसने क्या किया कि कई राज्यों को विजिट करना शुरू कर दिया। पहले जनपद थे, जनपदों को जीता, उनसे युद्ध किया, उनको जीत के क्या बना लिया, महाजनपद बना लिया, महाजनपद बना लिया। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी, यहां पर क्या थे, विशेष शासक वर्ग का उदय हुआ है, शासक वर्ग का उदय हुआ। दूसरा, ये फोर्टिफिकेशन करते थे। फोर्टिफिकेशन को हिंदी में बता सकते हैं किलेबंदी। ठीक, ये फोर्टिफिकेशन करते थे और ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारी जगह पे मिला हुआ है। तो नगरीय क्रांति में क्या क्या विशेष चीजें रही, इसके बाद इसमें यही इतनी चीजें हैं और कुछ विशेष है नहीं। ठीक, अब देखिए श्रेणी या श्रेणी जो थे, श्रेणी वर्ग जो है, जिसको हम व्यापारी वर्ग आज की डेट में अगर हम उसको बोलना चाहें तो व्यापारी वर्ग या ट्रेडर्स बोल सकते हैं। पहले के जमाने में ये बैंकिंग के वर्ग भी क्या करते थे, बैंकिंग का काम इन्हीं के जिम्मे था। दूसरा, जो क्राफ्ट पर्सन थे, ये सब कौन किस में आते थे, ये सब श्रेणी वर्ग में ही आते थे। इसी वजह से इनका किसी राज्य में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस चीज के बारे में हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो कोई भी जनपद महाजनपद कैसे बना, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, दूसरी जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है या दूसरी नगरीय क्रांति है वो किस तरीके से आगे बढ़ी, इसके बारे में एक थोड़ा सा चर्चा मैंने यहां पर किया है। जो मैं अगला वीडियो देने वाला हूं वहां पर मैं 16 महाजनपदों के बारे में बताने वाला हूं, इसीलिए उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं
वो आप यहीं पर देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उन 16 महाजनपदों की जो स्थिति है वो कहां पर है, उनकी जो कैपिटल है या राजधानी है वो कहां पर है, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो यहां पर हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज, कितने हैं? 16 महाजनपद थे। ठीक, 16 महाजनपद कहां से हमको पता चलता है? अंग्युत्तर निकाय से। ये मैं आपको बता चुका हूं। अंग्युत्तर निकाय में ये लिखा हुआ है कि भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, और पाणिनि ने लिखा हुआ है महाभाष्य, और महाभाष्य के हिसाब से 40 जनपद थे। महाजनपद नहीं, ध्यान दीजिएगा, शब्द देखिएगा, शब्दों में डिफरेंस है। ये जनपद है और ये जनपद है और ये महाजनपद है। तो पाणिनि के हिसाब से, पाणिनि ने जो महाभाष्य लिखा हुआ है, जो उन्होंने टीका लिखा महाभाष्य, उस पे उन्होंने 40 जनपदों का उल्लेख किया है। और जो ये 40 जनपद हैं, ये मध्य एशिया और उत्तरी भारत के क्षेत्र में पाए गए हैं। इनका जो वास्तविक स्थान बताया गया है वो मध्य एशिया और उत्तरी भारत बताया गया है। ठीक, आज की वीडियो में इतनी ही बातें रही हैं, इतनी ही चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं, जो बेसिक है वो है। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जहां पर हम आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।